स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। इसमें हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो हम वीडियो के शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता से। इसमें जितने भी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, जितने भी लॉन्ग नंबर के जो हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं 100 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं और उनको किस तरीके से आंसर आपको लिखना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया और साथ साथ इसमें आधा ये भी जोड़ दिया गया कि ये इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सभ्यता में मनके बनाने के लिए कौन से पदार्थों की सूची कौन कौन से पदार्थ इस्तेमाल होते थे। तो मनके क्या होते हैं? मनके का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मनके का अर्थ जो होता है वो मोती या माला होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग आभूषण पहनते थे वो किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो वहाँ पर मनके बनाने के लिए जो पदार्थ यूज होता था वो अलग अलग प्रकार का होता था, विविध होता था। जैसे कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज तथा सैलखड़ी जैसे। इसके अलावा सोने की धातुएं, कांसा, शंख, फयोन्स, पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। आप इनमें से 2-3 भी याद रख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जाता था? तो वो 2 तरीकों से जिनके द्वारा हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। तो नागेश्वर, बालाकोट, जहाँ से वे शंख आसानी से उपलब्ध था, वहाँ पर उन्होंने क्या करी, बस्तियाँ स्थापित करी और फिर वहाँ से वो माल को मंगवा लिया करते थे। उसके अलावा राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए, यहाँ पर सोना और यहाँ पे तांबा आसानी से मिल जाता था, इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी अभियान चलाया और यहाँ पर भी अपनी बस्तियाँ बनाई थी और फिर वहाँ से वो सामान ले लिया करते थे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है? गाइस ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में पाई गई थी, इसीलिए इसका सबसे पहले नाम सिंधु घाटी रखा गया था। बाद में पता चला कि जो सबसे पहले इसमें शहर खोजा गया है वो था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम आगे चलकर बदलकर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहे या हड़प्पा सभ्यता कहे, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि और सभ्यताओं के मुकाबले में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है। एक चीज़ और बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप उसका आंसर और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद आप आंसर दीजिए। बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ के इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनके समझ में नहीं आता और वो रॉन्ग आंसर करके आ जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि भाई अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है। जैसे गाइस आपने चैप्टर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो सिंपल सी चीज़ क्या थी, बस सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। और किसी भी सभ्यता, किसी भी जगह की अगर लिपि नहीं पढ़ी जाएगी तो उसके बारे में पूर्णतः जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केवल उसके पुरातात्विक अवशेष यानी कि जो भी वहाँ पर खुदाई में सामान प्राप्त होता है उन्हीं से ही अनुमान लगाकर जानकारी प्राप्त करी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है इसके अंदर कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिस कारण से हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्णतः जानकारी नहीं है। बस जो हमें पुरातात्विक अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं उन्हीं का अध्ययन करके अनुमान लगाकर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठी करी है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन को एक चीज़ का और ध्यान रखना, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनका आंसर हमेशा पॉइंट में ही देना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कनिंघम के मन में क्या भ्रम था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा घुमा भी देते हैं। वो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज में कनिंघम का भ्रम क्या था, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कनिंघम का भ्रम क्या था और वो हड़प्पा सभ्यता को खोज करने में क्यों चूक कर गया था। तो इसमें सबसे पहला है कि आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग करा। पहली तो ये थी कि भाई उसने कौन से जो भारत में यात्री आए थे, कौन से आए थे, 7वीं शताब्दी ईस्वी से 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के जो चीनी बौद्ध यात्री थे उनके वृत्तांतों का प्रयोग करा। भाई हड़प्पा सभ्यता तो बहुत पुरानी थी। यहाँ तक कि सेकंड पॉइंट में यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से
चौथी शताब्दी ईस्वी तक उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी कि वो उसका जो ध्यान था ज़्यादातर वो छठी शताब्दी से पूर्व तक ही था। यह तो हमारी वैदिक सभ्यता भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आकर, तो उससे पहले का उसका ध्यान नहीं, यानी कि उसने जो अनुमान लगाया था उसकी जो मुख्य रुचि थी वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी का जो समय रहा है, यहाँ की जो समान चीज़ें इसको मिली हैं उनके बारे में जानने के लिए उसको रुचि उसमें थी। इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या थी कि ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि गंगा घाटी के आसपास के इलाकों में सिंधु जो हमारी पहली पुरानी सभ्यता है वो कहाँ पर है, गंगा घाटी के आसपास में, गंगा नदी के आसपास में। और कनिंगम भी कहाँ खोज रहा था, गंगा नदी के आसपास के इलाकों में हड़प्पा सभ्यता को खोज रहा था। जबकि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर थी, सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी। तो ये 3 पॉइंट हैं कि भाई कनिंगम जो था वो क्यों भ्रम किया गया था, या कनिंगम किस कारण से हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में चूक कर गया था। तो पहला तो यही था कि वो चौथी से सातवीं शताब्दी के जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे उनके वृत्तांतों का प्रयोग कर रहा था। जब वो चौथी से सातवीं शताब्दी का है तो उनके पीछे के बारे में उन्होंने कहाँ लिखा होगा। उसके अलावा उसकी खुद की जो रुचि थी, सेकंड पॉइंट में उसकी खुद की रुचि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी तक की थी। और तीसरी कि ज़्यादातर लोगों का यही मानना था गंगा नदी के आसपास में पुरानी सभ्यता होगी, तो वो गंगा नदी के आसपास के इलाकों में ही खोज रहा था, जबकि वो कहाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल और कनिंगम के द्वारा अपनाए गए तरीकों में क्या अंतर था। ये क्वेश्चन ज़्यादा इतना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों के अंदर आया है कि समाधान हड़प्पा सभ्यता में व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है, व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को पूछने के 2 तरीके हैं, या तो सीधा समाधान के बारे में पूछ लेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा समाधान होते क्या हैं, या वो इस क्वेश्चन को ऐसे करके पूछता है कि इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक सामाजिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे। ये क्वेश्चन डिट्टो बुक के अंदर भी है और बहुत बार पेपर के अंदर ऐसे ही एज इट इज आ जाता है कि इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे। तो 2 तरीके होते थे, एक तो हमारा समाधान था ही था कि भाई समाधान से इतिहासकार क्या करते थे, पता लगाते थे कि भाई सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं हैं या नहीं है। तो समाधान क्या होते थे, समाधान का मतलब होता है शव और धान, यानी कि कब्रों को समाधान कहा जाता था। तो समाधान का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि थी। समाधान से कब्रों से पता चल जाता था कि समाज में विभिन्नताएं हैं या नहीं, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की कब्रें पाई गई थी। देखो सेकंड पॉइंट, हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, मतलब गड्ढों में दफनाया जाता था। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि भाई अगर एक ही समाज के लोग होते, एक ही परंपरा, एक ही रीति रिवाज वाले लोग वहाँ पर होते, तो सबके जो कब्रें होती, सबके मृतकों के जो गर्त होते वो एक ही प्रकार के होते, अलग अलग नहीं होते। तो इससे पता चलता है कि भाई हाँ, वहाँ पर समाज में विभिन्नताएं थीं, अलग अलग परंपराओं को, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग थे। उसके अलावा कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं। मृदभांड तथा आभूषण, मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, आभूषण कहते हैं ज्वेलरीज को, कि जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु उपरांत किया जाता था। पुरुष एवं स्त्री दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। तो वहाँ पर इससे भी पता चलता है कि भाई हाँ, वो किन किन विचारधाराओं को मानने थे। कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, कहीं पर आभूषण मिलते हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार के कब्रों के बारे में बताता है, जिससे पता चलता है कि भाई हाँ, वहाँ पे समाज में भिन्नताएं थी या नहीं थी। सेकंड, जो मैंने अभी आपको इसमें क्वेश्चन में एक साथ बताया था कि आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे, तो वो आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते थे विलासिता की वस्तुओं से। विलासिता की वस्तुएं, अब ये विलासिता की वस्तुएं क्या होती थी, विलासिता की वस्तुएं वो होती थी जो बहुत ही ज़्यादा कीमती और महंगी होती थी। अब जैसे आज भी आप देखो कि जो विलासिता की वस्तुएं होंगी वो, यानी कि जो कीमती वस्तुएं होती हैं, वो कहाँ मिलेंगी, किसी किसी घर के अंदर ही प्राप्त आपको होंगी, बाकी जगहों पर आपको प्राप्त नहीं होंगी। जैसे अगर हम नॉर्मल चीज़ देखें, आज के डेट में लोग बाग स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हर घर के अंदर नॉर्मल पाया जाएगा। लेकिन क्रॉकरी का सामान कहीं कहीं पर डेली यूज़ में लोग यूज़ करते होंगे। तो इसी प्रकार से जो विलासिता की वस्तु थी, जो कीमती सामान था, वो किसी किसी घर से प्राप्त हुआ, जिससे पता लगाया कि हाँ, वहाँ पर अमीर गरीब थे। तो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता में के इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते थे, तो सामाजिक के लिए वो क्या करते थे, समाधानों का उल्लेख करते थे, और आर्थिक के लिए वो विलासिता का उल्लेख करते थे। समझ में आ गया गाइस। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादातर पॉइंट पे बना के करना। जितने भी क्वेश्चन आपके लॉन्ग आते हैं 5 नंबर में, 8 नंबर में, 10 नंबर में, 10 नंबर में तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 8 नंबर में, 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके आएंगे जो हर एक बुक से लिए जाएंगे, फर्स्ट बुक से भी, सेकंड बुक से भी और थर्ड बुक से भी। तो इसमें एक यही वाला क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर जितने भी लॉन्ग होंगे या छोटे भी होंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर पॉइंट बनाकर ही करना है, क्योंकि पॉइंट बनाकर जब आप करते हो तो वो आपका आंसर अच्छा होता है और एग्जामिनर को भी चेक करने में सही लगता है। तो हड़प्पाई जल निसारण प्रबंध के बारे में लिखिए। इसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकास प्रणाली का बताओ। तो जल निसारण मतलब जल निकास प्रणाली के बारे में, जल निकास प्रणाली क्या थी, तो इसके बारे में बहुत बार पेपरों के अंदर आता है। वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के बारे में बताओ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो आज की प्रणाली से बहुत ज़्यादा मिलती थी, या कह सकते हो कि आज जो हम प्रणाली यूज़ कर रहे हैं वो हम हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद ही करने शुरू करी है। तो इस नगर की, इसका उत्तर, इस नगर की एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकास प्रबंधन था, क्योंकि जो भी गंदा पानी होता था, इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी होती थी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि इस जगह की जो नालियाँ थी वो किसकी बनी होती थी, मिट्टी के गारे की, चूने की, जिप्सम की बनी हुई होती थी। दूसरा पॉइंट, इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, इनको ढका जाता था उनको उठाकर, ताकि इनकी सफाई की जा सके, इसलिए इनको ढककर रखा जाता था। घरों से बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी होती थीं और जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो गया। और वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 से 5 फुट होता था। घरों से गंदे पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए होते थे। और ये तथ्यों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। वहाँ पर जो नालियाँ थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई होती थीं, ढकी हुई होती थीं, और सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ होती थीं। वो नालियाँ, जो गलियों की नालियाँ होती थीं, वो सड़कों की बड़ी नालियों से जाकर मिल जाती थीं। और घर बनाते समय ध्यान रखा जाता था कि घर की एक ना एक दीवार नाली से टच होनी चाहिए, जिससे कि घर का गंदा पानी नाली में और नाली से फिर बड़े बड़े नालों के अंदर चला जाता था। तो इसकी जल निकास प्रणाली से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जल निकास प्रणाली के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं आता, इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से वो पूछ लेते हैं। इसको मैं एक बार और बता दूंगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि आप किस बात से सहमत हो, या आप कितने सहमत हो कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई राजा है या नहीं था। क्योंकि गाइस इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि हड़प्पा समाज के अंदर कोई शासक था या नहीं था। जिन लोगों का कहना शासक था तो वो अपने अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भाई हाँ, इन वजहों से हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर राजा था। लेकिन वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ प्राप्त नहीं हुई जिससे साबित हो सके कि भाई वहाँ पर राजा थे। जैसे राजा के बड़े घर या राजा के आभूषण या कोई इस प्रकार की चीज़ें वहाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनके बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो राजा था। लेकिन अगर हम देखें कि पूरी हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पूरी सभ्यता के अंदर एक जैसी होती थी, तो इस आधार पर कहा गया कि भाई हाँ शायद राजा हो सकता है। तो वो कौन कौन सी बातें थीं जिनके आधार पर ये कहा गया कि राजा है, और वो कौन सी थी जो पूरी सभ्यता के अंदर एक जैसे ही काम होते थे। जैसे वहाँ की मोहरे, बाट, ईंट सब में एक रूपता थी। तो इससे पता चलता है कि भाई हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कोई एक राजा होगा जिसने इन सबको बनाने का ऑर्डर दिया होगा। इसके अलावा बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों में विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, नियोजन करने के लिए कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरे का निर्माण करना। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जिनसे इतिहासकार इस बात पर पहुंचते हैं या अनुमान लगाते हैं कि भाई ये सारे काम अगर अलग अलग व्यक्ति करवाते तो सबके अलग अलग होते, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति करवाएगा तो सारे काम एक जैसे होंगे। तो ये सारे काम एक जैसे होने की वजह से इतिहासकार ये कहते हैं कि शायद वहाँ पर राजा हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे वहाँ पर एक महल सा भी बड़ा घर सा पाया गया था, जिसे बोला गया था प्रसाद। जो एक बहुत बड़ा महल सा पाया गया उसे प्रसाद बोला गया था। और वहाँ पर एक मूर्ति भी प्राप्त गई थी जिसे पुरोहित राजा का नाम दिया गया है। ठीक है, मूर्तियों में आकार देकर सम्मान करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो आपकी बुक के अंदर भी फोटो बनी हुई होगी पत्थर की। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो राजा था या नहीं था, लेकिन वही है, इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। बस कुछ का कहना है और कुछ का कहना है नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ये रहा, कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे।
सभी सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद ये मानते कि यहाँ कोई नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ ये तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानताएं थीं, नियोजित बस्तियों के कच्चे माल थे, ईंटों के आकार सुनिश्चित थे। तो कुछ का मानना है कि भाई थे, कुछ का मानना था नहीं थे, कुछ कहते थे कि भाई अलग अलग शहर के अलग अलग राजा थे। तो ये इतिहासकारों में मतभेद है, कोई इसका कन्फर्मेशन नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर आया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब जहाँ पर शहरीकरण हो, जहाँ शहर हो। तो इसके पॉइंट्स हैं, भाई देखो शहर बनने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर थी या नहीं। जैसे सुनिश्चित नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे। सुनियोजित का मतलब होता है प्लानिंग करके, तो शहर हमेशा प्लानिंग करके बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर हर एक चीज़ तरीके से होती है। सड़कें, गलियाँ, घर सब एक सही तरीके से होते हैं। सड़कें सीधी और चौड़ी थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। घर की पक्की लाल ईंटों के बने थे और एक से अधिक मंजिला थे। प्रत्येक घर में कुआं व स्नान घर होते थे। जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी जो मुख्य जल निकास से जुड़ी थी। हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवन देखने को मिले हैं। सार्वजनिक भवन का मतलब होता है जैसे हमारे बैंकेट होते हैं ना, जिसमें सभी लोग अपना आ जा सकते हैं वगैरह, इस तरीके से धर्मशाला टाइप से। लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मुख्य व्यापारिक केंद्र ये रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्षों तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई थी और उसमें कहीं पर भी नगरों का उल्लेख नहीं होता है, नगरों के बारे में नहीं पता चलता है। फिर बाद में 600 ईसा पूर्व के बाद नगरों का उदय होना शुरू होता है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता कि भाई हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। बाकी ये फिर एक लेख आ जाता है वहाँ की कृषि के ऊपर। ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि वहाँ पे कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी। इसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा पॉइंट से कि भाई वहाँ पर क्या करते थे, हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंदर खेती के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। कहीं कहीं पर अवशेष मिले जिससे पता चलता है कि वहाँ पर एक साथ 2 फसलें बोई जाती थी, 2 फसलें बोई जाती थी। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में क्या लिखोगे आप, सिंचाई के साधन वहाँ पर मौजूद थे। सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, जैसे कुएँ बना दिया उन्होंने, कुएं बनाए थे या जलाशय बनाए थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थी, सिंचाई को लेकर थी। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों की जो खेती करने का तरीका था इसी प्रकार से ही था। देखो ठीक है, तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसमें जल निकासी प्रणाली वाला एक क्वेश्चन और आ जाता है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर वो ऐसे पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को अगर वो इस तरीके से पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की विशेषता बताओ, मोहनजोदड़ो शहर है उसकी विशेषता बताओ, या वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताओ। भाई बात तो एक ही है, क्योंकि भाई हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही तो मोहनजोदड़ो शहर था, तो मोहनजोदड़ो की विशेषता हो या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता हो, बात एक ही है। तो अगर वो पूछे मोहनजोदड़ो की विशेषता बताओ या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताओ, तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि वहाँ पर नगर जो थे सुनियोजित थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो को जो बनाया गया था बड़े प्लानिंग करके बनाया गया था, जिसको 2 भागों में, मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था। ऊपर की साइड था दुर्ग और नीचे की साइड था निचला शहर। ठीक है, तो दुर्ग में अमीर लोग रहते थे, किलेबंद ये था, इसमें आने जाने का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। ठीक है, और इसमें तो यह इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि भाई इसमें शायद अमीर लोग रहते होंगे। तो ये दुर्ग था जो मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया था। इसके अंदर से 2 चीज़ प्राप्त हुई थी, स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था इसके अंदर से, और दूसरी चीज़ के अंदर से प्राप्त हुई थी माल गोदाम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मोहनजोदड़ो की विशेषता बताओ, तो मोहनजोदड़ो 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। आप हेडिंग डालोगे दुर्ग, और दुर्ग में लिखोगे आप कि दुर्ग के अंदर से जो चीज़ें पाई गई थी, स्नानागार, अब स्नानागार के अंदर आप लिख देना माल गोदाम के अंदर आप लिख देना। स्नानागार के बारे में लिख देना कि एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानगार होता था, जिसमें मातृ देवी स्नान करके फिर पूजा पाठ करती थी। इसका धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। ये स्विमिंग पूल टाइप जैसा होता था। माल गोदाम जहाँ पर फसलों को इकट्ठा करके रखा जाता था, तो उसे माल गोदाम कहते थे। तो ये दुर्ग के अंदर ही पाए गए हैं। जो निचला शहर था हमारा, निचला शहर जो था उसमें सामान्य लोग रहते थे, आम आदमी रहते थे। तो निचले शहर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी भाई, सबसे पहले तो वहाँ पर घर पाए गए थे, निचले शहर के अंदर घर पाए गए थे। उसके अलावा वहाँ पर हर घर के अंदर कुएँ पाए गए थे, सड़कें थीं, पक्की सड़कें बनी हुई होती थी, घर 2 मंजिला घर पाए जाते थे। ठीक है, उसके अलावा नालियाँ थीं, नालियाँ थीं, नाले थे, ये सब चीज़ें वहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर पाई गई थी। तो ये सारी मोहनजोदड़ो की विशेषताएं थी। आप इन सबको आराम से लिख कर सकते हो। चाहे हड़प्पा सभ्यता की पूछे तब भी आप लिख सकते हो, और मोहनजोदड़ो की पूछे तब भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर के, कि सेकंड चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सेकंड चैप्टर है हमारा
चैप्टर की, इसकी लिपि के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता बताओ किस प्रकार की थी। तो इसकी विशेषता इसमें पॉइंट में आप लिख देना कि ये जो लिपि थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू का वर्ड लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे दाईं से बाईं ओर ही लिखी जाती थी। उसके अलावा इसमें जो वर्ड पाए गए हैं वो 375 से 400 के बीच पाए गए हैं। 375 से 400 के बीच इसमें शब्द पाए गए हैं। ये वर्णमाल्य नहीं थी, वर्णमाल्य नहीं थी, जैसे हमारे मात्राएं होती इसमें मात्राएं नहीं थी, और ये स्वर व्यंजन वाली भी नहीं थी। तो ये इसकी विशेषताएं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक रहस्यमय लिपि थी, इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के 1 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी फिर एक वीडियो बना दूंगा एग्जाम से पहले, उसमें आपके सारे जो जितने भी 1 मार्क्स वाले होंगे वो भी मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। तो अब हम शुरू कर रहे थे चैप्टर सेकंड जो था हमारा राजा किसान और नगर। अब हम इस चैप्टर के पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले 2 अंक वाले ही हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महापाषाण क्या है। तो महापाषाण, पाषाण कहते हैं संस्कृत में पत्थर को, और महा माने बड़े पत्थर, यानी कि ईसा पूर्व प्रथम से शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ जो हमारा भारत है नीचे की साइड का, महाराष्ट्र से नीचे की साइड आप जाओगे तो दक्षिण भारत में पाए जाने वाले पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हैं। इन्हें कब्रगाहों के ऊपर रखा जाता था और शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को दफनाया जाता था। तो इसे कहते हैं महापाषाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 2 नंबर की बजाय हमेशा ज़्यादा नंबर में आता है, 4 नंबर में, 5 नंबर में भी आ जाता है ये, और बहुत बार ये पेपर में आया है। 99% ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल क्यों माना जाता है। तो जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों का उदय माना जाता है। दूसरा पॉइंट में आप लिख देना, लोहे का बढ़ता प्रयोग इसके अंदर हुआ था। तीसरा, सबसे ज़्यादा सिक्कों का चलन भी इसी काल के अंदर हुआ था। इसी काल में बौद्ध और जैन साहित्य, विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का उदय भी हुआ था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको आप पॉइंट बनाकर लिख देना। तो इस काल के अंदर ही नए नए राज्यों का उदय हुआ था। पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे, भाई नए नए राज्यों का इसमें उदय हुआ था, जनपद से महाजनपद बनने लग गए थे। उसके अलावा लोहे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया था, लोहे के हल का इस्तेमाल होने लग गया था, लोहे के हलों का भी इस्तेमाल इसी काल में होने लग गया था। उसके अलावा सबसे ज़्यादा सिक्कों का चलन भी इसी वक्त में हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो भी, विचारधाराएं जो थी वो भी इसी समय में ही उदय होती चली गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काल माना जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा भारत का इतिहास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना शुरू हो गया था इसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धम्म महामत कौन थे। ये अशोक से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि धम्म महामत कौन थे, बहुत बार पेपर के अंदर आया है। सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारियों को धम्म महामत कहते थे, क्योंकि इनका काम क्या होता था, धम्म के प्रचार के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। धम्म के बारे में आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि धम्म क्या था। अशोक का जो धम्म था उसने उसके प्रचार प्रसार के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया था उनको धम्म महामत कहते थे। नेक्स्ट है हमारा कि मौर्य के बारे में जानकारी के लिए कोई 2 स्रोत बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस तरीके से पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। अगर 2 नंबर से ज़्यादा में आ जाए तो मैं उसका भी बता देता हूँ। भाई कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अंदर कौटिल्य जो था, जिसे हम चंद्रगुप्त का जो मंत्री था कौटिल्य, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो उसकी जो बुक थी, अर्थशास्त्र थी, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी पता चलती है। उसके अलावा मेगस्थनीज की विवरण जो थी इंडिका, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा, अशोक के जो अभिलेख थे उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब चौथा पॉइंट में आप क्या लिखोगे, भाई मूर्तियों से भी हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा सिक्कों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कितने पॉइंट हो गए गाइस, 3 और 2 5 हो गए। उसके अलावा जैन और बौद्ध धर्मों से भी, किन किन से, जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये धर्म जो थे, ये विचारधाराएं जो थी, जैन और बौद्ध जो विचारधाराएं थी, ये इसी वक्त में फैलनी शुरू हुई थी, या इनकी शुरुआती दौर यही था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये 5 नंबर में भी आ जाए तब भी आप इसका आंसर लिख दोगे। पॉइंट वाइज बनाना, हेडिंग डालना, जैसे सिक्के आपने लिखे तो सिक्कों के अंदर इसको हेडिंग बनाना और फिर इसके अंदर भी लिखना शुरू कर देना कि भाई वहाँ पर किस प्रकार के सिक्के होते थे, सिक्कों से कैसे जानकारी मिलती थी, क्योंकि सिक्कों के ऊपर अशोक ने अपने नाम लिखवाए थे, कुछ सिक्कों के ऊपर कुछ नाम थे, कुछ सिक्कों के ऊपर कुछ नाम थे, कुछ चित्र अंकित किए जाते थे, तो उनसे हमें उस साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, तो
तो आप इसके अंदर आराम से डिफाइन करके आप लिख देना। आप अपनी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस ध्यान रखना जब भी आप आंसर करो तो पॉइंट में करना, पॉइंट में नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहानी वाले आंसर को एग्जामिनर चेक नहीं करता, बस 1 या 2 मार्क्स दे के ख़त्म करेगा अगर 5 नंबर का हुआ तो। इसलिए हमेशा पॉइंट में लिखना और पॉइंट को भी डिफाइन करना। जैसे अब ये 2 नंबर में, सपोज करो ये 2 नंबर में क्वेश्चन है तो इन्होंने 3 पॉइंट इनको डिफाइन कर दिए, 3 पॉइंट बता दिए। अगर ये 5 नंबर में आया तो क्या करते, आप इनको भी डिफाइन कर देते। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है, पहले आपने हेडिंग डाल दी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिर उसमें ऐसे एरो बनाया, फिर लिख देना कि चंद्रगुप्त का मंत्री था कौटिल्य, उसने अपनी किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो थी वो राजनीति पर आधारित थी और उसने उससे मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड, मेगास्थनीज की इंडिका। भाई मेगास्थनीज की इंडिका क्या थी? मेगास्थनीज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था। उसने जो जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में देखा उसे अपनी इंडिका के अंदर लिख दिया था, इसलिए इंडिका से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, अशोक के अभिलेख कि अशोक जो था वो जो भी संदेश देना चाहता था वो उन सबको क्या करता था, पत्थरों पर लिखवा दिया करता था, तो उससे भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अशोक के अभिलेख पढ़ने के बाद हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई है मौर्य साम्राज्य के बारे में। उसके अलावा मूर्तियों से भी, कि भाई उससे मूर्तियों से पता चल जाता था कि उस वक्त में कौन सी कला का इस्तेमाल किया जाता था, किस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था और मूर्तियों को बनाने का उद्देश्य क्या होता था, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। सिक्कों पर राजाओं के नाम होते थे तो हमें इससे पता चल जाता था। उसके अलावा कौन से सिक्के उस वक्त में प्रचलित थे, किन की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, वो सब हमें इससे पता चल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण कौन थे? तो चीन में रहने वाला एक कबायली जाति थी। कुषाण जो थे वो चाइना से ही भारत के अंदर आए थे। तो मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर तक भारत तक एक विशाल साम्राज्य में शासन था। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने जारी किए थे। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भारत के अंदर सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो कुषाणों ने ही जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने साथ जारी किए थे। ठीक है। अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए? 1 नंबर में भी पूछ लेता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है। तो 2 भाषाओं में थे, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि और यूनानी भाषा खरोष्टी लिपि, दोनों के अंदर पाए गए थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में एज इट इज़ आया, बहुत बार पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन आया है तो इसको ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारण बताओ, या क्वेश्चन को वैसे पूछते हैं महाजनपद की विशेषता बताओ। अभी पहले एक टाइम में क्वेश्चन आया था, 8 नंबर में क्वेश्चन आया था इस चैप्टर का ही, कि महाजनपद की विशेषता बताओ और मगध जो है वो इतना शक्तिशाली महाजनपद क्यों है इसके बारे में बताओ। तो आराम से क्वेश्चन आया था 8 नंबर में। तो महाजनपदों की विशेषता क्या थी भाई? महाजनपदों की विशेषता मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगा कि महाजनपदों की विशेषता क्या थी। आगे मैं अभी पहले बताता हूँ कि मगध जो था इतना शक्तिशाली क्यों था। इसके पीछे रीज़न थे कि यहाँ के जो शासक थे उनकी जो नीतियाँ थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। महत्वाकांक्षी यहाँ के शासक थे, जैसे बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, महापद्मनन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। उसके अलावा लोहे की खानें यहाँ पर थी। लोहे की खानों से, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो कि मगध के अंदर लोहे की खानें थी जिनसे वो लोहे के औजार, लोहे के हथियार आराम से बना लिया करते थे। उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर मौजूद थी जो फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ लाभदायक होती थी। जंगली हाथी होते थे जिनका इस्तेमाल सेना के रूप में कर लिया करते थे। इसके अलावा यहाँ की जो राजधानी थी वो 2 राजधानियाँ थी, राजगीर एक किलेबंद शहर था और पाटलिपुत्र गंगा के किनारे थी और गंगा का इस्तेमाल वो आने जाने के लिए आराम से कर लिया करते थे। तो मगध के पीछे शक्तिशाली होने के पीछे यही कारण था कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, महत्वाकांक्षी शासक थे, लोहे की खानें थी, उपजाऊ मिट्टी थी, जंगली हाथी थे, गंगा नदी थी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, इसीलिए मगध इतना शक्तिशाली महाजनपद बन पाया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो पहला क्या था कि भाई महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। कुछ महाजनपदों पर गण या संघ यानी कि कुछ ग्रुप बनाकर शासन करते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी होती थी, ध्यान रखना, सेकंड विशेषता होती है महाजनपद की। तीसरा, स्थायी सेना जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था और नियमित नौकरशाही महाजनपद के अंदर होती थी, स्थायी सेना होती थी। ठीक है, परमानेंट सैनिक होते थे। इसके अलावा राजा जो होता था वो क्षत्रिय वर्ग से होता था। धर्मशास्त्र में शासक साहित्य अन्य के लिए नियमों का निर्धारण करता था। जो राजा होता था वही सभी के लिए नियम बनाता था और राजा क्षत्रिय वर्ग से ही होना चाहिए। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना भी होता था, यानी कि टैक्स वसूल करना और उनकी हिफाजत करना, ये काम राजा का होता था। जैसे मैंने भी बताया था अशोक का धम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपरों के अंदर आया है कि अशोक के धम का क्या था। तो अशोक का धम कोई धर्म नहीं था बल्कि कुछ नैतिक नियम थे, जैसे बड़ों का आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना और धम महामत की नियुक्ति करना, ये अशोक के धम के बारे में था। इससे भी बहुत बार पेपरों के अंदर डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया था। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं वो कि अशोक का धम क्या था, अशोक के धम के बारे में लिखिए, अशोक के धम की विशेषता बताइए।
जैसे भी अभी हमने बताया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आया, ये भी 8 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। जैसे पहला था, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया गया था। पहले खाली लकड़ी का फाल वाला हल होता था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि भाई लोहे का इस्तेमाल होने लग गया था, तो कौन से हल का इस्तेमाल होने लगा था, लोहे के फाल वाले हल का। उसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रुपाई होने लग गई थी, धान मतलब जो चावल की खेती करते हैं। सिंचाई के लिए कुएं, तालाबों, नहरों का प्रयोग होने लग गया था। उसके अलावा पंजाब और राजस्थान जैसे अर्धशुष्क जमीनों वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग होने लग गया था। कुदाल ऐसे इस प्रकार का कुछ होता है, इसे खोदने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। जैसे रोड वोड सड़क खोदना है तो कुदाल, जो सख्त मिट्टी हो जाती है, जो सूखी मिट्टी होती है, उसको खोदने के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा उपज बढ़ाने से साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली और किसान पर नियंत्रण करने लग गए थे। उसके अलावा शासक वर्ग भूमि दान के द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया गया था। तो ज़्यादातर उस वक्त में लोग, ज़्यादातर शासक जो होते थे वो क्या करते थे, ज़मीन दान दे दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन अगर खाली पड़ी तो बेकार है, दान करने से क्या होगा कि जिसके पास वो जाएगी वो क्या करेगा, उसमें खेती करेगा तो लोगों के लिए अन्न भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, और साथ साथ राजा को टैक्स भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की पुनः निर्माण में अभिलेख किस तरह सहायता करते हैं। तो अभिलेख किन्हें कहते हैं गाइस? अभिलेख कहते हैं जो पत्थरों पर लिखे हुए होते हैं। किस पर लिखे होते हैं? पत्थरों पर जो लिखे हुए होते हैं अभिलेख कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अभिलेख हमें अशोक के ही प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हो जाती है अभिलेखों से? शासकों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिल जाती है, लिपि और भाषा के बारे में पता चल जाता है, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, भूमिदान के बारे में पता चल जाता है, साम्राज्य के विस्तार के बारे में, और साथ साथ सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें अभिलेखों से जानकारी प्राप्त हो जाती है। मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य रह चुका है हमारे इतिहास का। पहला जो साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य ही था। तो उसके प्रशासन से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई उसका जो शासन था, केंद्रीय शासन था, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन। तो केंद्रीय शासन में क्या था भाई? केंद्र में राजा का शासन होता था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना, ये सब पर राजा का नियंत्रण होता था। उसके अलावा पूरे साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट रखा था, हर प्रांत को चलाने वाला अलग होता था, ठीक है। उसके अलावा जो पाटलिपुत्र थी, नगर का शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र होते थे। कानून व्यवस्था वहाँ पर होती थी, धम्म महामतों की नियुक्ति वहाँ पर की गई थी। सेना के संचालन के लिए एक समिति की 6 उप समितियाँ होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा गुप्तचर विभाग भी वहाँ पर मौजूद था। ये सब मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की विशेषताएं हैं, जो ज़्यादातर हमें मिलती हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और साथ साथ मेगस्थनीज की इंडिका से। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पेपरों के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे इसके भी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पेपरों में, जो पहले पेपरों में आ चुके हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को निकाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, या जिन्हें कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वही वाले थे। बाकी हर चैप्टर के अंदर से कुछ अनुच्छेद टाइप में भी आ जाएंगे कि अनुच्छेद को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो अभी तक हमने इसमें 2 चैप्टर कर लिए हैं, राजा, किसान और नगर। आपको ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप आराम से इनको पढ़िए और आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए। 99% में आपके यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले हैं। बाकी 1 मार्क्स वाले, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको 1 मार्क्स के भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं 1 मार्क्स की बनाकर आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप मेरे इस वीडियो को, अगर आपको ये समझ में आया हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से आप एग्ज़ाम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।